ये रुक कर लेते हैं एक बहुत ही अहम खबर की ओर, अहम डेवलपमेंट की ओर। शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। जी हां, सूत्रों की माने तो यहां पर संख्या बल बढ़ाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। इसी खबर को और समझते हैं, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। समीर, बताइए किस तरह से संख्या बल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एनडीए के खेमे में इस वक्त नज़र आ रहा है, जहां लगातार संख्या बल को बढ़ाने के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही है और उसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह गृह मंत्री ने अपने हाथ में ले रखी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अब छोटे दलों से संपर्क किया जा रहा है, निर्दलीय सांसदों से संपर्क किया जा रहा है और उसमें से एक बड़ी सफलता ये मिली है एनडीए को कि 10 लोगों का समर्थन या हामी उनकी तरफ से एनडीए के साथ जुड़ने के लिए मिल गई है। इसमें 7 निर्दलीय सांसद हैं और 3 जो हैं वो पुराने रह चुके हैं बीजेपी के, जिसमें से एक शिरोमणि अकाली दल शामिल है, आदिवासी कल्याण पार्टी भी, उसके भी एक सांसद हैं और एक अन्य पार्टी के सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के 10 लोगों का समर्थन एनडीए के पास आता हुआ दिख रहा है और इसका एक बड़ा फायदा या एक बड़ी तस्वीर ये निकल के आ रही है कि ये अगर 10 लोगों को आप जोड़ लें तो इस वक्त एनडीए का जो संख्या बल है वो बढ़ करके 303 हो गया है, यानी कि मेजॉरिटी 272 से भी और आगे जाकर के कंफर्टेबल पोजीशन पे इस वक्त पार्टी नजर आ रही है। ये बात तो लगभग साफ हो गई है कि कल की दोनों ही बैठकें, एनडीए की बैठक और इंडिया अलायंस की बैठक के बाद में एक स्थिति तो साफ हो गई कि एनडीए सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी, इंडिया अलायंस अपोजिशन में अपनी भूमिका निभाएगी और वो ये कोशिश ये करेगी कि एक स्ट्रांग अपोजिशन, एक स्ट्रांग चैलेंज वो पार्टी को दे पाए। लेकिन 5 साल का कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होगा, तो ये लगातार ऐसा माना जा रहा है फिलहाल की स्थिति से कि एनडीए की सरकार एक तलवार पर चलने वाली सरकार होगी, जो जरा सा चूकी तो उसके साथ कोई भी पलटफेर हो सकता है। रही बात शपथ ग्रहण समारोह की, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि 9 जून वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, शपथ लेंगे और तीसरी बार देश की कमान बतौर प्रधानमंत्री वो संभाल सकते हैं, यानी कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके लिए बाकायदा जो विदेशी मेहमान हैं, जो श्रीलंका, नेपाल, भूटान के जो राजनयिक हैं, वहाँ के जो पार्टी प्रमुख हैं, उनको इनविटेशन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कई जगह जो इनविटेशन दिया गया है उसमें 8 तारीख का जिक्र किया गया है, तो 8 तारीख को इनवाइट है, यानी कि ताकि वो 9 जून को अगर शपथ ग्रहण होता है तो कंफर्टेबली वो शपथ ग्रहण में शामिल हो पाए। तो पॉलिटिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके लिए इस वक्त एनडीए अपने पोजीशन को काफ़ी स्ट्रांग करने के लिए कोशिश कर रही है और यहाँ पर एनडीए उसमें एक बड़ी हद तक सफलता उसको मिलती हुई भी नजर आ रही है। जी समीर, इसी के साथ अब ये बताइए कि आज किस तरह से बैठकों का दौर जारी रहने वाला है? क्या आज भी कोई अहम डेवलपमेंट और अहम मुलाकात जिसकी आपके पास जानकारी हो? जी बिल्कुल, आज भी एनडीए की ताबड़तोड़ बैठक जारी है। जेपी नड्डा जी के घर पे ये बैठक हो रही है, जिसमें राजनाथ सिंह और अन्य जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं वो मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि अब अगर यहाँ से सरकार आगे बढ़ेगी, उसमें जेडीयू का और टीडीपी का साथ शामिल है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, कैबिनेट पोर्टफोलियो में उनको कितनी जगह दी जानी है, बीजेपी के अपने लोग कितने शामिल होंगे, तो ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बीजेपी के पास में वो कैबिनेट में कितने कितने पद अपने पास रखेगी, कितने पद वो जेडीयू या टीडीपी को सौंपेगी या अन्य दल जिन्होंने सपोर्ट दिया है, उस पर इस वक्त माथापच्ची चल रही है। एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बात और आपको बता दूं, अहम सूत्रों से ये पता चला है, जो मैंने एक कैबिनेट मंत्री के ऑफिस में भी बात किया है, मोटे मोटे तौर पे सरकार एक बात को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो बात ये है कि आप भले, यानी कि जेडीयू, टीडीपी या कोई अन्य दल, वो भले ही कैबिनेट पोर्टफोलियो में रिप्रेजेंटेशन ले ले, कोई अहम पद अगर उनको चाहिए तो सरकार देने के लिए राजी है, लेकिन बड़े पैमाने पे सरकार अपनी स्ट्रांग लीडरशिप वाली छवि, रिफॉर्म के एजेंडे को आगे लेकर के जाना चाहती है। यानी कि सरकार यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, जहाँ तक रही कैबिनेट में पद की बात, लेकिन लार्जली वो अपने जैसे कि चुनाव के शुरू होने से पहले जो सरकार कहती आ रही है कि वो रिफॉर्म के एजेंडे पे, विकास के एजेंडे पे, बड़े फैसले लेने के एजेंडे पे बरकरार है, तो वो उसको आगे बरकरार रखना चाहेगी। जी इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्रंट पे यहाँ पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है एनडीए, लेकिन अब कैबिनेट का किस तरह का स्वरूप या खाका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ढांचा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास सोर्सेज थ्रू?
जी बिल्कुल, ये अलग अलग इसमें अब चक्की अटकलों का बाजार भी शुरू हो गया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जेडीयू जो है वो कुछ अहम पद अपने पास रखना चाहती है। ये भी निकल के आ रहा है कि टीडीपी अपने पास लोकसभा स्पीकर का पद रखना चाहती है। जेडीयू एक पुराना एलाई रहा है और जेडीयू के पास कुछ पोर्टफोलियो जैसे पहले भी सरकार में रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहा है, डिफेंस इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहा है। तो ये वो पोर्टफोलियो हैं जिसको जेडीयू अभी भी वो इच्छा जता रहा है कि ये उसके पास वापस आए। लेकिन घुमा फिरा के बात यही आ जाती है कि कुछ हद तक बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एलोकेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते ये साथ जो है वो लगातार बरकरार रहे जितने भी अलायंस हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े पैमाने पे जो सरकार रिफॉर्म के एजेंडे पे आगे जाना चाहती है वहाँ पे किसी तरीके की अड़चन ना पैदा की जाए। फिलहाल इसी को लेकर के इस वक्त पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे बहुत अहम बैठक चल रही है। आपको बता दें कि ये जो जेडीयू के जो सीट है या जेडीयू जो कैबिनेट में अपना रिप्रेजेंटेशन अपने पद की मांग कर रहा है, उसमें 2-3 अहम पद शामिल है, जैसे रेलवे का पोर्टफोलियो है, डिफेंस का पोर्टफोलियो है, ये जेडीयू अपने पक्ष में देखना चाह रहा है। ऐसे ही टीडीपी लोकसभा स्पीकर के लिए दिलचस्पी जता रहा है। इसके साथ ही जो और पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो रोड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का हो, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मंत्रालय है, ये इस तरीके के उनकी तरफ से इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अंतिम स्वरूप क्या बनेगा इसके बारे में अभी पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी और कितना आगे बढ़ पाती है, कितने और लोगों को अपने साथ शामिल कर पाती है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास भी रखना चाहेगी, क्योंकि वो जो रिफॉर्म के एजेंडे को अगर आगे ले जाएगी तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास भी रखना चाहेगी। तो इसलिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आप ये बात ना भूलें कि भले ही आज आप केंद्र की सियासत पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इसी साल कई अहम राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज भले ही आप केंद्र में किसको क्या मिलेगा ये सवालों के जवाब तलाशें, लेकिन हर पार्टी अपने अपने राज्य में भविष्य को के रास्ते को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पर भी निगाह बनाए हुए है। मसलन महाराष्ट्र में अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में भी चुनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो रिप्रेजेंटेशन या कैबिनेट में पद कौन सा मिलता है, उसके साथ ही साथ ये जो अलाइज हैं वो ये भी देखेंगे कि उनके अपने स्टेट में वो कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर पा सकते हैं अगर वो बीजेपी के साथ पाते हैं। जैसे टीडीपी की आपने बात किया, तो ये टीडीपी ने बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा, तो वहाँ उसको उसका फायदा मिला। तो ऐसे में कुछ बड़ी मांग रख देना और सेंटर में बड़ा पद हासिल कर लेने के बजाय वो ये भी देखेगी कि हमें कम से कम अगर बीजेपी का साथ मिलता है तो यहाँ भले ही हम केंद्र में 2 पद हासिल करें, लेकिन कम से कम राज्य में हमारी स्थिति ऐसी रहे कि हम 5 साल सुकून से सरकार चला पाएं, उसका फायदा आगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत भी मिल जाए। जी चलिए, समीर, काफ़ी अहम जानकारी आपने हमें दी है। आप पूरे घटनाक्रम पे नज़र बनाए रखें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम डिटेल्स के लिए और जानकारियों के लिए। और राय तो राजनीति के खेमे से ये तमाम डेवलपमेंट्स आती हुई, लेकिन